हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में जो गर्भ विज्ञान टॉपिक स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में देखेंगे। हम लोग ने अब तक पिछले वीडियोस में गर्भ विज्ञान के 4-5 टॉपिक ऑलरेडी देख लिए, जिसमें हम लोग ने पहला, दूसरा, तीसरा और 4-5वां टॉपिक्स देख लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं गर्भ के मासानुमासिक वृद्धि के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गर्भ में क्या क्या मास, हर महीने में क्या क्या वृद्धि होते हैं, किस तरह से चेंजेस, डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, श्लोक के हिसाब से ही जाएंगे और ये जो है सुश्रुत का रेफरेंस लिया गया है, तो इसमें बताया गया कि हर मास में क्या क्या चेंजेस वहां पे देखने को मिलते हैं। तो क्या बोला गया है सुश्रुत करने का, तत्र प्रथमे मासिक कललम जायते। ठीक है, प्रथम मास में क्या होता है कि एक बार जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है गर्भ में, गर्भाशय में जो स्त्री बीज है और शुक्र बीज है, स्त्री बीज और शुक्र बीज जो है वो दोनों क्या करेंगे, एक बार उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो गर्भ निर्माण होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि कलल का फॉर्मेशन होता है। कलल मतलब कि एक मास का फॉर्मेशन होता है। फिर बोला गया है द्वितीय शीत उष्मा अनिलेर अभिप्रपच्यमान महाभूतानाम संघातो घन संजायते यदि पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसकम च अर्बुतम इति। सेकेंड चीज क्या बोला गया है कि ये जो कलल हुआ है उसमें द्वितीय मास में शीत मतलब कि कफ, उष्मा मतलब कि पित्त और अनिल मतलब कि वात, ये तीनों क्या करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। उसके अलावा महाभूत का उस पर कार्य होता है और वहाँ पे एक घन स्वरूप बन जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या बन जाता है, एक घन स्वरूप बन जाता है। और ये जो घन स्वरूप बना हुआ है ये अगर पिंड के फॉर्म में है, पिंड मतलब कि गोलाकार फॉर्म में है, तो वहाँ पे पुमान की निर्मिति, पुमान मतलब कि पुरुष या फिर बालक की निर्मिति होगी। अगर वो ही चीज पेशी के फॉर्म में, पेशी मतलब क्या, लॉन्ग फॉर्म में है, तो ऐसे कंडीशन में उससे स्त्री या फिर पुत्री की उत्पत्ति होगी। और अगर ये कैसे है, अर्बुद के फॉर्म में, अर्बुद मतलब कि जिसका इरेगुलर शेप है, ऐसे फॉर्म में, तो उससे नपुंसक की उत्पत्ति होती है। तो यही पहले बोला गया कि प्रथम मास में क्या होता है कि कलल बनता है, द्वितीय मास में क्या होता है, घन बन जाता है और उसमें 3 फॉर्म देखने को मिलते हैं। अगर वो गोलाकार पिंड के फॉर्म में है तो उससे पुरुष की उत्पत्ति होगी, अगर वहीं पे वो पेशी के फॉर्म में है तो स्त्री की उत्पत्ति होगी, और अगर वो अर्बुद के फॉर्म में जिसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है तो उससे नपुंसक की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट चीज बोला गया है कि तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंड का निवर्तनते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति। क्या बोला गया है कि तृतीय मास में हस्तपाद और सिर के लिए 5 अलग अलग पिड़काई की निर्मिति होती है। मतलब कि वो जो पहले हमारा घन बना है उसमें से 5 अलग अलग जगह से क्या होगी, पिड़काएं जैसी निकलेगी। और ये जो 5 पिड़काएं निकल रही है उनसे किसकी निर्मिति होगी, हस्त, पाद और सिर की निर्मिति होगी। और साथ ही साथ अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्मो भवति, और इससे डिफरेंट डिफरेंट अंग प्रत्यंग बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि एकदम सूक्ष्म भाव में रहेंगे, अभी अच्छे से वेल डेवलप नहीं रहेंगे। आगे बोला गया है कि चतुर्थे सर्व अंग प्रत्यंग विभागश्च प्रव्यक्तो भवति एंड गर्भ हृदय प्रभक्ति भावात चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवति कस्मात् तत्स्थानावा। आगे बोला गया तस्मात् चतुर्थे मास्य अभिप्राय इंद्रिय अर्थेषु करोति द्विहृदया च नारी द्रौहृदिनी च आचक्षते। बेसिकली क्या बोला गया है कि चतुर्थ मास में, चतुर्थ मास सुश्रुत के हिसाब से इंपॉर्टेंट बताया गया है कि उसकी इसमें द्रौहृद का उत्पत्ति बोला गया है। तो बोला गया चतुर्थ मास में जो तृतीय मास में छोटे छोटे अंग प्रत्यंग बने थे वो थोड़े और क्या हो जाएंगे, प्रव्यक्त हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांग प्रत्यंग विभागश्च प्रव्यक्तो भवति, इनका क्या हो जाएगा, और अच्छे से विभाग देखने को मिलेगा और अच्छे से वेल डेवलप देखने को मिलेंगे। और बोला गया गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भवत, मतलब कि गर्भ में क्या होगा, हृदय व्यक्त होने लगेगा और उसमें चेतना धातु अधिव्यक्त, मतलब क्या होगा, उसमें चेतना का निर्माण हो जाएगा। और चौथे मास से गर्भ क्या करने लगेगा, थोड़ा हलचल करने लगेगा। अब क्यों ये धातु बोला गया कि हृदय जो निर्माण हो रहा है उसमें क्या आ रहा है, चेतना धातु आके अभिव्यक्त हो रही है, क्यों वहां पे ही आके अभिव्यक्त हो रही है, हृदय में ही अभिव्यक्त हो रही है, ऐसा पूछा गया है कि कस्मात, क्यों अभिव्यक्त हो रही है हृदय में, तो बोला गया तत्स्थानावाद, क्योंकि हृदय ही क्या है, चेतना का स्थान माना गया है। उसके बाद बोला गया है कि मासस्य अभिप्रायम इंद्रिय अर्थेषु करोति। माता क्या होती है, जो बालक है, जो गर्भ है, उसके इच्छा के अनुसार, उसके इंद्रियों के अनुसार क्या करती है, अलग अलग इच्छाएं करती हैं। और इस स्थिति में जो स्त्री होती है उसको द्रौहृदिनी कहते हैं, क्योंकि स्त्री का खुद का हृदय और उसके अंदर पलने वाले गर्भ, दोनों का हृदय उसके शरीर के अंदर रहता है। इसी कारण से इस अवस्था में जो गर्भिणी होती है उसको द्रौहृदिनी
कहा जाता है। नेक्स्ट चीज आता है 5वें महीने की बात, तो पंचमे मनः प्रतिबुद्धितरम भवति। क्या बोला गया कि 5वें महीने में जो गर्भ है उसमें क्या होते हैं, मन आ जाता है। ठीक है, 5वें महीने में क्या होता है, बेसिकली मनः प्रतिबुद्धितरम भवति, मतलब कि मन का निर्माण बेसिकली 5वें महीने में। एक बार चेतना आ गई तो धीरे धीरे अब मन डेवलप होने लगता है विद इन द 5th मंथ। षष्ठे बुद्धि, 6ठे महीने में क्या बोला गया है कि बुद्धि का निर्माण वहां पे देखने को मिलता है, मतलब कि अब क्या होगा, जो बालक है अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं कर सकता है वहां पे। इसके बाद 7वें महीने में बोला गया कि सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभागश्च प्रव्यक्ततर भवति, मतलब कि 7वें मास में जो डिफरेंट डिफरेंट अंग प्रत्यंग है वो और अच्छे से क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, वो और अच्छे से उनका विभाग देखने को मिलता है। और बोला गया अष्टमे अस्थिर भवत्य ओजः तत्र जातश्चेन जीवेतनि रोजस्तनावेर अवृत भागाच्च ततो बलिम मास ओदनम रसे है दापयित। क्या बोला गया है कि 8वें महीने में जो हमारा बालक और गर्भ है और जो हमारे मात्रा है उसके बीच में क्या होता है, जो ओज है वो अस्थिर रहता है, मतलब वो कभी माता में जाता है, कभी बालक में जाता है या फिर फिटस में जाता है, और ये क्या होता है बार बार इधर उधर जाते रहता है। और इस महीने में अगर गर्भ का ये हो रहा है, मतलब निष्क्रमण हो रहा है, इस महीने में गर्भ निष्क्रमण हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर जो ओज है वो माता में गया है तो ऐसे कंडीशन में जो बालक है वो अल्प आयु का हो सकता है या फिर अल्प बल वाला हो सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए बोला गया कि ऐसे कंडीशन में वहां पे बलि देनी चाहिए, किसकी, मांस और ओदन रस की। ठीक है, मांस और ओदन रस की बलि देने के लिए बोला गया है। इसके बाद लास्ट में बोला गया कि नवम दशम एकादशम द्वादशम अन्यतम अस्मि जायते अतो अन्यथा विकारी भवति। ठीक है, क्या बोला गया कि इसके बाद ये 8 महीना पूरा होने के बाद एक दिन भी बढ़ जाता है तो वहां से 9वां महीना चालू हो जाता है, तो 9वें 10वें या फिर 1 10 या फिर द्वादश, मतलब कि 9वां 10वां 11वां या 12वां महीने तक क्या हो जाना चाहिए, बालक का निष्क्रमण, जो गर्भ है उसका निष्क्रमण हो जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है तो कहीं ना कहीं गर्भ में क्या है, विकार उत्पन्न हो चुका। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है विद इन द वर्क पे मासानुमासिक वृद्धि में। तो यहाँ पे मैंने चार्ट दे दिया गया है, इसमें जो है अलग अलग जो चरक आचार्य आदि जो अलग अलग आचार्य हैं उन्होंने जो जो चीजें बताई गई है मासानुमासिक उसके बारे में बोला गया है। तो हम लोग चरक की भी एक बार बात कर लेते। तो चरक ने क्या बोला गया कि प्रथम मास में खेटभूत की उत्पत्ति होती है, जबकि सुश्रुत ने बोला है कलल की उत्पत्ति होती है। उसके बाद इन्होंने भी सेम चीज बोला है सुश्रुत के पिंड, पेशी और अर्बुद बनती है। अगर पिंड रहा तो उससे पुरुष बनेगा, पेशी रहा तो उससे स्त्री और अर्बुद रहा तो उससे नपुंसक बनेगा। फिर इन्होंने बोला चरक के अनुसार कि तीसरे महीने में सभी इंद्रिय और सर्व अंग अवयव क्या होते उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वैसा ही सुश्रुत ने भी बोला कि इसमें 5 पिंडिका उत्पन्न हो जाती है जो कि हस्त, पाद और सिर की निर्मित करते हैं। अब चरक के अनुसार जो चौथा महीना उसमें जो गर्भ है उसमें स्थिरता आने लगती है, जबकि सुश्रुत ने बोला है कि चौथे महीने में वहां पे चेतना का निर्माण होने लगता है। चरक के अनुसार 5वें महीने मांस शोणित जो है गर्भ का उपचय होने लगता है, मतलब कि गर्भ में मांस और शोणित की मात्रा बढ़ने लगती है, जबकि सुश्रुत ने बोला है कि 5वें महीने में मन की उत्पत्ति हो जाती है। छठे महीने में बोला है चरक ने कि बल और वर्ण आ जाता है, अच्छे से उपचित होने लगता है गर्भ में, जबकि सुश्रुत ने बोला है कि छठे महीने में बालक में गर्भ में बुद्धि की निर्मित हो जाती है। 7वें महीने में इन्होंने बोला कि सर्व भावेर अपयते, मतलब कि धीरे धीरे सभी भाव उत्पन्न हो जाते हैं गर्भ में, जबकि सुश्रुत ने बोला है कि सभी अंग प्रत्यंग और अच्छे से निर्मित हो जाते हैं। 8वें महीने में दोनों ने बोला है कि ओज अस्थिर रहता है, मतलब कि ओज कभी माता में कभी बालक में जाते रहता है, इसलिए दोनों ने मांसोदन का यहाँ पे बलि देने के लिए बोला है। और उन्होंने बोला कि 9वें 10वें 11वें और 12वें महीने तक कम से कम इनका प्रसव हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको अगर पढ़ना है तो भागवत, काश्यप और हारित का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको 2 ही देखने को मिलता है, किसका, चरक और सुश्रुत का है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई कि 2 हृदय की अवस्था जो है, हम लोग ने देखा कि सुश्रुत ने क्या बोला कि चौथे महीने में चेतना धातु निर्माण होता है, और चेतना जो होता है वो कहाँ पे जाके आश्रित होता है, हृदय में, मतलब कि चौथे महीने में हृदय की उत्पत्ति हो जाती है, किसमें, गर्भ में। तो ये सुश्रुत ने बोला है, और इसी कारण से माता को चौथे महीने में 2 हृदय कहा जाता है। लेकिन जो अष्टांग हृदय है वो कहते हैं कि जो 2 मास में क्या होता है, द्रव हृदय की उत्पत्ति होती है। कौन बोल रहा है, अष्टांग हृदय। जो वाग्भट है, लघु वाग्भट, वो क्या बोल रहा है कि जो 2 हृदय की अवस्था है वो दूसरे माह में आती है,
जबकि चरक, काश्यप और हरित ये सब क्या बोलते हैं कि तीसरे महीने में गर्भ में क्या होता है, हृदय आता है, मतलब कि ध्रुव हृदय की अवस्था तीसरे मास में किसने बोला है, चरक और काश्यप और हरित ने। और वहीं पे सुश्रुत और भाव प्रकाश ने बोला है कि चौथे मास में गर्भ में क्या होता है, हृदय उत्पन्न होता है। और अष्टांग संग्रह ने बोला है 3 से लेके 5 मास तक कभी भी उसमें गर्भ की में हृदय की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि में। तो गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि में आपको क्या याद रखना है, सुश्रुत के अनुसार ये सिंपल श्लोक्स हैं, तो आप चाहे तो इसको याद कर लेंगे तो और अच्छा, वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है जब आप क्या करते हैं, श्लोक्स लिखते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल वाइज भी रीड कर सकते हैं कि हर मास में क्या क्या चीजें वहां पे देखने को मिल रही है। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू गर्भ के मासानुमासिक वृद्धि क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ BMS रिलेटेड जो भी बुक्स एंड अपडेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।